हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं तो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और कल आप लोगों का परीक्षा है, यानी कि 28 जुलाई को बीए एलएलबी डीडीयू का परीक्षा है। उसके लिए ये वीडियो लाया जा रहा है। ये काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर ये वीडियो बनाइए जिस पर एक मॉडल पेपर के तरीके से सॉल्व भी हो जाए, साथ ही हमको कुछ गाइडेंस भी मिल जाए कि कल पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है। तो मेरे भाई ये थंबनेल मैंने पुराना यूज किया, तो इस टाइम को डेट को देखकर आप लोग ये कंफ्यूज ना हो। ये रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है, और ये थंबनेल पुराना यूज़ किया गया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ मैथ्स, रीजनिंग और पॉलिटी और हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का कुछ रिवीजन करेंगे, बाकी कुछ मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा आपको बताना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो वो भी हम लोग ऐड करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मात्र 40 मिनट के अंदर ही हम लोगों को सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। फिर जो चीज़ बचेंगी वो चीज़ आप रिवीजन क्लासेस से कर सकते हैं। चलिए, तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न हिंदी में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को उस क्रम में निरूपित किया जाए कि क्रम के वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हों। यानी कि ये बोला जा रहा है कि आपको जो नीचे 5 शब्द दिए गए हैं मेरे भाई, इनको इस तरीके से सेट करना है कि ये एक इंग्लिश में जब हम लोग डिक्शनरी में शब्दों को रखते हैं उस क्रम में आ जाए। तो पहला जैसे शब्द है एक्स, तो आपको दिखेगा एक्स एक्स तो सब में ही आ रहा है, तो सबको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, काट दिया। इसके बाद पीवी सब में आ रहा है तो पीवी काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पीवी काट दिया सर। फिर सर हमको आई दिख रहा है, तो यानी कि जो 4 नंबर है ये सबसे आखिरी में जाएगा। सीधा पता चल गया कि 4 नंबर आखिरी में जाएगा। सर इसमें से केवल एक ऑप्शन हट रहा है, बाकी 4 तो इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरा स्टेप अपनाते हैं कुछ। अब आपको पता है ई ई ई इन सब में आ रहा है, चलिए सर ई आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला कौन सा आएगा ये समझ नहीं आ रहा सर। देखो इस सब में, इन सब में ई के बाद आर आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, आई आ रहा है, क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो यानी कि पहला आएगा पहले पर, क्योंकि ई तो कॉमन था लेकिन एन पहले आया, बाकी सब में आर आ रहा है। तो एन डिक्शनरी में पहले आता है, आर बाद में आता है, तो यानी कि पहले नंबर पर एक आएगा। तो हमको सर ये भी पता चल गया, ऑप्शन भी ये भी गया। तो केवल इस ऑप्शन में 4 दिया, इसमें 1 दिया, ये भी सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर कुछ और पता लगाइए जल्दी से। चलिए चलिए, 2 चीज़ हमको पता चली कि ये पहले पाएगा ये आखिरी पाएगा, ये 2 चीज़ें तो हमको पहले ही पता चल गई। अब आइए दूसरा देखते हैं, एक्सपेरिमेंट, ये कट गया। अब हमको क्या देखेगा सर कि सर इसमें सर आई आएगा आर के बाद, लेकिन इसमें टी आ रहा है। तो यानी कि पहला 1 रहेगा, दूसरा 2 रहेगा, तीसरा आपका जो है वो 5 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा। इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी में अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं। अगर जिन साथियों को समझ नहीं आया तो एक बार समझने का प्रयास करो। मेरे भाई देखो, ई एक्स जो है सब में कॉमन, तो ई एक्स पी तो सब में कॉमन है, तो ये तो कुछ यहाँ से पता नहीं चला। तो इन 3 शब्दों से हमको कुछ भी पता नहीं चला। अब आगे हमने देखा कि कुछ में ई ई ई था, लेकिन एक में क्या था, एक में आई था। तो ई वाले तो 4 शब्द नहीं आ सकते, लेकिन आई तो आ सकता है मेरे भाई, क्योंकि इन आगे आई आएगा, ठीक है। 3 के बाद तो हमने इसलिए इसको रखा कि ये 4 नंबर है, ये आखिरी में जाएगा। क्या? क्योंकि आई ई के बाद आता है, तो पहले ई आएगा उसके बाद आई आएगा। तो क्या हुआ, हमको पता चला कि जो 4 नंबर है वो सबसे आखिरी में आएगा, क्योंकि सब में 4 में ई है, तो ई वाले पहले आएंगे। तो हमको 4 दिख गया, तो हमने इन 2 ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन को काट दिया। उसी तरीके से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमने बढ़कर क्या देखा कि सर जो चीज़ें हैं वो क्या, जहाँ तक हमने ये भी कर लिया, लेकिन उसके बाद सर तीसरे में क्या आ रहा है, आई आर, वो टी आ रहा है, बाकी सब में एन आ रहा है, बाकी सब में आई आ रहा है। तो आई आर से पहले आता, वो एन आर से पहले आता है, तो हमने एन वाला लिया। तो यानी पहले नंबर पे 1 आ जाता है, बाकी सब अपन सेट करके देख लेंगे, क्योंकि इन सबको काटने के बाद। ठीक है, समझ आया? अच्छी बात है। नहीं आया तो कोशिश करना मेरे भाई, खुद करके समझ आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन सा अक्षर समूह में दी गई प्रश्न पे, मतलब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो मेरे भाई पहले यहाँ पर आप देख लीजिए KSCA है, और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है OXWG, ये शब्द आ रहे हैं। और यहाँ पर एक और स्टेप आपका दिया है, एक और, सुनिए इसको आराम से लिख कर को, जैसे देखो KSC और A है, और यहाँ पर OXW और G है, और यहाँ पर है VWHKS, और उसके बाद AMEY। हमको क्या पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड होकर हम लोग आगे जा रहे हैं, यानी कि चीज़ों में ऐड ही कुछ ना कुछ हो रहा है। अब पता करते हैं कि कितना ऐड हो रहा है। तो O के बाद क्या आता है, वो KLMN, उसके बाद आता है O, यानी कि 3 अक्षर पहले में ऐड हुए। सर समझ आ गया सर। दूसरे में S के बाद आता है TUV W और X, यानी कि दूसरे में 4 शब्द ऐड हुए। अब C के बाद सर हम जा रहे हैं W तक, तो
तो यहाँ पर कितने शब्द ऐड हो रहे हैं, W तक जा रहे हैं तो यहाँ पर कितने शब्द ऐड हो रहे हैं ये पता करना है। और A के बाद यहाँ पर जा रहे हैं तो A के बाद 6 शब्द यहाँ भी ऐड हो रहे हैं। अगर सर इसी स्टेप को हम आगे रख कर देखें, इसी स्टेप को हम आगे फॉलो करें तो O के बाद हमको क्या पता चलता है, O के बाद हम करके देखते हैं क्या आएगा सर। तो अगर हमने पहले में 3 ऐड किया था, K के बाद 3 ऐड करने पर ही तो आ रहा था, तो हम इसमें 3 करते हैं तो O P Q R, तो इन 3 शब्दों को हटाने के बाद S आएगा। तो केवल S यहीं से स्टार्टिंग हो रही है। तो यानी कि हमने देखा कि K के बाद O तक जाने के लिए 3 शब्द ऐड हुए, फिर O से हमने जब अगला शब्द देखा तो S निकलेगा, S के बाद देखा तो W निकलेगा, और W के बाद देखेंगे तो A निकलेगा। अब आप कहेंगे कि A कैसे आ गया सर, तो W के बाद क्या आएगा X Y Z, Z के बाद नया शब्द क्या आएगा, यही तो आएगा। हाँ, अल्फ़ाबेट पढ़े हो कि नहीं, अगर पढ़े हो तभी समझ आएगा मेरे भाई थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से आप एक ही स्टेप में आंसर निकल गया, बाकी शब्दों को हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है, यदि पुस्तक को अंकित मूल्य यानी कि जो कोस्ट मतलब जो क्या कहते हैं, जो मार्किंग प्राइस है, MP है, जो मार्क प्राइस है वहाँ पर लिखा हुआ है वो कितना है 5000 है, लेकिन उसने पुस्तक को कितने में बेच दिया, 4000 में बेच दिया। तो पूछ रहा है कि कितना छूट दिया, तो मेरे भाई दिख रहा है कि 5 लिखा है, 4 में बेच रहा है तो 1000 का छूट दिया है। अगर इसी को परसेंटेज पूछता तो कितना हो जाता, 20% हो जाता। अगर हम इसको रख के 100 से डिवाइड करते, यहाँ से काट के तो कितना 5 को 20, तो 20% हो जाता। लेकिन इसमें केवल हमको पैसा पूछा था तो ये आंसर हो जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं पता है, बट क्या है कि हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, जल्दी से समझने का प्रयास नहीं करते, वही गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। यहाँ पर दिख रहा है एक पासे में 3 स्थितियाँ दर्शाई गई, यानी आपको 3 स्थितियाँ दिख रही हैं। अब पूछ रहा है कि 3 जो है, जो अक्षर 3 है, इसके विपरीत में कौन सा शब्द है। पहली बात मेरे भाई ये समझ लीजिए, 3 के विपरीत में कौन सा शब्द नहीं हो सकता। देखो 3 सब में कॉमन है, बिल्कुल सर। देखो सर हमको पता चलेगा कि 4 3 के विपरीत नहीं आ सकता, 2 3 के विपरीत नहीं आ सकता, 6 3 के विपरीत नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। केवल एक शब्द क्या बचा है मेरे भाई, एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है। बाकी आपको दिख रहा है सारे के सारे आ गए। देखो अगर मान लो पासे में स्थितियाँ दर्शाई गई हैं तो आपको देखिए, अगर इस एंगल से देखेंगे तो 4 और 3 एक नहीं आ सकते, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। केवल एक सर बचा है अक्षर, वो एक है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो मतलब कि एक इसके पीछे रहा होगा। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कॉमन ऑर्डर होता है, जैसे 3 3 कॉमन बन रहा है, इसमें 6 6 है, तो हमको पता चल रहा है कि 5 के विपरीत में 2 आएगा सर, ऐसे पता चल जाता है हमको। तो 6 के विपरीत में क्या आएगा सर, तो 6 के विपरीत में से 4 आएगा, 3 के विपरीत में क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी स्थितियाँ होती हैं साथियों, जब आप लोग समझोगे पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है, 12 और 16 के महत्तम समावर्तन और लघुत्तम समावर्तन का योग बताना है। महत्तम का मतलब होता है HCF और LCM। तो LCM और HCF निकालना है। HCF मतलब कि होता है वो छोटा सा छोटा जो इन दोनों को डिवाइड करते, तो मेरे को क्या निकलेगा, इसका 2 भी निकल सकता है। लेकिन इन दोनों का हाईएस्ट जो मल्टीपल होगा वो क्या निकलेगा, वो बता दीजिए। तो हाईएस्ट मल्टीपल अगर हम देखेंगे, नहीं 1 मिनट, अच्छा इसका निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, आपको भी समझ आ जाएगा। तो अगर हम ऐसे निकालते हैं तो 2 से काटेंगे सर, तो यहाँ पर 6 आएगा सर, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक 3 आएगा, तो 3 दूनी 6। इसका सबसे, नहीं यार कुछ गलत हो रहा है, 3 दूनी 6, 1 मिनट रुकना। तो आपको पता है कि जब हम HCF निकालते हैं तो भाई पेयर लेना पड़ता है। 12 और 16 में जब हम पेयर निकालेंगे तो हमको देखेगा 2 बार गया तो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे बचा 8, और उसके बाद देंगे तो क्या बचेगा, 3 आएगा, और तो ये पेयर चेंज होगा। तो यानी एक ही पेयर बन रहा है, तो यानी कम से कम मिनिमम कितना हो जाएगा, 4 इनका HCF हो जाएगा सर। चलो एक चीज़ पता चला कि 4 सर इनका HCF होगा। सर LCM कैसे निकालते हैं, तो LCM भाई ऐसे निकालते हैं। LCM में आप देखेंगे कि ये कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या ये इन दोनों को डिवाइड करती है। तो देखो अगर 16 दूनी 32 देखेंगे तो, लेकिन 12 को डिवाइड नहीं करती। 16 दूनी 32, 16 × 48, 48 करती है सर, तो 48 हो जाएगा, क्योंकि 12 को भी करती है और 16 को भी करती है, यानी दोनों को डिवाइड कर सकती है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। उन्होंने ऐड ही पूछा था, योग पूछा था, तो मेरे भाई 48 और 4 को ऐड करने पर कितना बनेगा। चीज़ें समझ आ रही हैं तो मेरे भाई लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि भाई मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ। बस आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो बस इसलिए बताया जा रहा है कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो इस टेक्निक से आप लोग हल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, और जितने भी प्रश्न आएंगे सभी को हल करना है, सभी को टिक करना है। पेपर हार्ड आए या मीडियम आए या फिर ईजी आए, आपको सारे प्रश्न हल करके आने, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और थोड़ा सा आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करना, और मैं विश्वास मानना कि आपने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है। आप लोग देख रहे हैं कि कट ऑफ डाउन जा रहे हैं, जैसे आपको लखनऊ का दिखा, अगर पेपर हार्ड आएगा तो ऑटोमेटिक ही कट ऑफ डाउन जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर अगला पूछा पहले 23 है मेरे भाई, उसके बाद 50 है, 50 के बाद 108 है। अब पूछ रहा है कि अगली स्टेप क्या होगी, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई कि हमको क्या करना है। देखिए हमने कुछ देखा तो सर 23 दूनी 40 होता है, लेकिन 4 जोड़ के कितना कर दिया, इसको 50 कर दिया। 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है, लेकिन सर इसमें 8 जोड़ दिया। फिर इसके बाद हमने देखा कि इसको करेंगे तो कितना होता है, 216 होता है, लेकिन सर इसमें कितना जोड़ दिया उन्होंने, 12 जोड़ दिया। तो हमको क्या क्या दिख रहा है कि सर 4 4 ऐड हो रहा है। तो ऐसे ही हम इसका दुगना करेंगे, तो मेरे भाई दुगना हम इसका जब करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे कितना आएगा, लास्ट में 6 और यहाँ पे 4 दूनी तो 5, 456 आ रहा है सर। और 456 आ रहा है, 456 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो सर 472 आ जाएगा। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर जैसे पहली स्टेप में आपने देखा जब 23 से यहाँ पर गए तो 4 ऐड हुआ, यहाँ पर गए तो 8 ऐड हुआ, उसके बाद 12 ऐड हुआ, तो 12 के बाद कितना आएगा, 16 ऐड होगा। तो हमने इनको दुगना करके 16 ऐड किया और हमको आंसर फाइनली ये मिल गया। समझ आ गया मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। 23 का दुगना किया, उसमें उन्होंने 4 ऐड किया। आपको स्टेप्स को ज़रूर देखना है, जो स्टेप पहले फॉलो हो रही है वो भी आखिरी में फॉलो होती है। इस तरीके से आपको मैथ के मैंने कुछ क्वेश्चन बताए। आपके में जो मेरे भाई इंग्लिश आएगी उसमें आप ग्रामर पर विशेष ध्यान देना। अगर आपको थोड़े से भी रूल आते हैं ना, थोड़े से भी रूल आते हैं तो आप आराम से ग्रामर के क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अब आप लोगों की बात रहती है कि सर और प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो मैंने जितना PYQs को एनालाइज़ किया है, मैंने PYQs को समझने का प्रयास किया मेरे भाई, इंडियन पॉलिटी से भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। अगर मान लो आपके 5 से 6 प्रश्न आपके BLLB में आ जाते हैं और 30 से 40 क्वेश्चनों का माना जाता है कि आपके LLB लखनऊ विश्वविद्यालय में आते हैं, तो मान लो आप यहाँ पर 5 से 6 प्रश्नों को हल करते हैं तो 12-13 नंबर आपके सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो आज उन क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। वैसे कुछ लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तो भाई अगर आप चाहें तो स्किप करके जा भी सकते हैं। बाकी मैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो भी आपको इंपॉर्टेंट समझ के जानी है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है, इस प्रश्न को मैंने कई बार हल कराया, तो हो सकता है कई लोगों को लगे बोरियत सी फील होती है। तो इसमें पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन की बात आती है। सर थोड़ा सा बता दीजिए कैबिनेट मिशन के बारे में। तो मेरे भाई 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या बनाना था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा बनाना था, उसके लिए कैबिनेट मिशन आता है। इसमें 3 लोग आते हैं, उसमें से आपसे पूछा गया कौन सा लोग नहीं आते हैं। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया पैथिक लॉरेंस आते हैं, स्टीफन क्रिप्स आते हैं, EV अलेक्जेंडर आते हैं, लेकिन विलियम वुड नहीं आते। तो आपको आपके यहाँ से 2 चीज़ें पता चली। पहली तो ये कि कब कंस्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कैबिनेट मिशन भराता है, फिर दूसरा ये कि कौन कौन लोग थे। एक चीज़ पता चला, पहली मीटिंग के बारे में पूछे तो 9 दिसंबर याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, और HC सिन्हा जी अध्यक्ष होते हैं, वो भी कैसे, टेम्परेरी, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। दूसरा प्रश्न की बात करें तो भाई कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पूछ रहा है, यानी कि हमने मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली। मैंने कई बार आपको इसके ऊपर वीडियोस बना दिए। अगर आपने रामबाण सीरीज़ नहीं फॉलो किया, मतलब प्लेलिस्ट जो रामबाण प्लेलिस्ट थी, तो भाई बहुत बड़ा नुकसान करके जा रहे हो एग्जाम के अंदर आप। तो आपसे पूछा है मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया, आपको पता है रसिया से लिए, USSR आपको खूब पता है, अच्छे तरीके से पता है और कितनी बार आप जान चुके हैं। ऐसे हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने वो फंडामेंटल राइट लिए, यानी कि मौलिक अधिकार हमने यहाँ से लिए और इनको बिल ऑफ राइट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे हमसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है कि आयरिश से हमने क्या लिया, तो मेरे भाई DPSP हमने लिए कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पर हर चीज़ को डिस्क्राइब किया है। वो चीज़ें अगर आपको ऑलरेडी PDF आपके पास हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बात करें मेरे भाई, आपको पता है कि इंडियन सिटीजनशिप केवल बैंक में पैसा जमा करने से नहीं मिलती, बाकी किस किस से मिलती है। तो आपको पता है, मैंने आपको खूब अच्छे तरीके से समझाया कि ब्रांड जैसा एक शब्द होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है उसमें, ठीक है, बर्थ होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, तो एक ब्रांड जैसा शब्द था, उसके बारे में आपको पता चला। आपसे पूछा जाता है कि इनका पार्ट कौन सा है, तो संविधान के अंदर पार्ट 2 में यानी कि भाग 2 में रखा है और आर्टिकल 5 से 11 तक आपके चलते हैं। इसमें आपकी क्या सिटीजनशिप को रखा है, नागरिकता को रखा है। उसी तरीके से अगर आपसे फंडामेंटल राइट के बारे में पूछे तो भाग 3 के अंदर है। सर कौन से में, भाग 3 के अंदर है और आर्टिकल आपका 12 से 35 तक है, आपको ये भी पता है। और हमने कहाँ से लिए, USA से हमने इनको बोरो किया है, ये भी चीज़ें पता है। कितने हैं, तो सर 6 फंडामेंटल राइट हैं, ये भी आपको पता है। तो चीज़ें जब आपको पता है तो डरने की बात नहीं है मेरे भाई। जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसको, तो आपको पता है केवल एक ही, वो स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नर होते हैं, जैसे कि UP की कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो इनको कौन अपॉइंट करता है, तो भाई मेरे अधिकतर जो पोस्ट होती है उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे आपको पता है CGI को अपॉइंट किसने किया, राष्ट्रपति ने। पर लेकिन राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो उपराष्ट्रपति दिलाते हैं, ये भी याद रखना। उपराष्ट्रपति कौन है इस समय, धनखड़ जी, और राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाएगी। चीफ जस्टिस के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो चीफ जस्टिस कौन है, DY चंद्रचूड़ है, उनके बारे में याद रखना।
चीफ जस्टिस जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की जो एज होती है 65 वर्ष होती है, मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं। वहीं हाई कोर्ट में जो रिटायरमेंट की एज होती है आपकी 62 वर्ष होती है। ये प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं, वही आपको याद रखना। लोकसभा स्पीकर की बात करें तो सर लोकसभा स्पीकर आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है और ये व्यक्ति इस समय ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला, जो राजस्थान की कोटा कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। बताइए आपको कितना रिवीजन कराया जा रहा है। यहाँ पर भाषाओं से आधार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाओं का प्रावधान है। यहाँ पर उनके नाम दिए गए। ऑलरेडी मैं ये वीडियो बना चुका हूँ तो आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। और ये 22 भाषाओं का प्रावधान आपको पता है कि कब लिया गया, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में माना गया कि 22 भाषाएँ होंगी और उनमें आपकी इंग्लिश भाषा नहीं है। यहाँ पर कुछ कमीशंस के नाम दिए, जैसे स्वामीनाथन जनसंख्या के लिए आया था और जनसंख्या से प्रश्न यानी 2011 के सेंसस को आपको देखकर जाना, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वही मैंने आपको बताया था कि जैसे स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पे क्या आया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड की गई, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड की गई। और 42वें संविधान संशोधन को हम क्या जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बताइए इतनी चीज़ आपको पता चले। सरकारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। इसने स्टेट और सेंटर के रिलेशन को बताया, यानी कि सरकारी कमीशन ने केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताया। ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, फिर भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो आप चाहें तो देख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं मेरे भाई जो आपको कम से कम याद करके जानी है। आपको पता है यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल सकता है किससे, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा से आपको मिल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक बात की पूछी आपसे कि हड़प्पा की खोज किसने की, इसमें से कौन सा गलत है, तो आपको पता है धोलावीरा के बारे में आपको पता है ये गलत है। लेकिन आपको यहाँ पर 3 चीज़ें और पता चली कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की, लोथल की खोज एस आर राव ने की, मोहनजोदारो की राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। ये चीज़ आपको कहीं नहीं पता चलेगी, केवल टारगेट गुरुकुल के चैनल पर पता चलती हैं। यहीं पर धोलावीरा की किसने खोज की सर, अगर ये हमें पता चल जाए तो ज़्यादा सही है। तो मेरे भाई याद रखना, धोलावीरा की जो खोज की थी वो किसने की थी, बीके तापर ने तो नहीं की थी, बिल्कुल सही बात है। एस आर राव साहब ने किसकी खोज की थी, तो एस आर राव साहब ने क्या कहते हैं लोथल की खोज की थी। और धोलावीरा याद रखना गुजरात के अंदर, ये भी पूछ लिया था। कालीबंगन आपका कहाँ है, तो राजस्थान के अंदर है। ये कुछ चीज़ आपसे पूछी जाती है। कालीबंगन से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो चूड़ियों के निशान प्राप्त होते हैं, जो चावल के निशान प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है मेरे भाई। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे गोदान को किसने लिखा, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। लेकिन इसमें से राजतरंगिणी कल्याण के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिका आपकी मेगास्थनीज के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्नों के बारे में भी पूछ सकता है आपसे, तो ये भी आपको पढ़कर ही जानी है। विनय पत्रिका किसके, तुलसीदास के। गीत गोविंद का टीका जयदेव का है। तो मेरा तो यही मानना है, जिसने अभी तक रामबाण को फॉलो नहीं किया भाई बहुत बड़ा नुकसान करके जा रहे हो। अगर आज रात अगर आपके पास टाइम है तो रामबाण को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। बाकी जो टारगेट गुरुकुल के अलावा हमारी टीम रोहित तोमर की जिन्होंने भी क्विज़ की हैं, पूरी टीम रोहित तोमर वाली ग्रुप की जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप की क्विज़ की हैं, मेरे भाई आप लोग 100% मानना कि आप लोग अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। आप लोगों से बेहतरीन वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपसे अच्छा स्कोर लेकर आएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर मैंने हर एक डायमेंशन के क्विज़ डलवाए थे, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी मैथ हो, रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हर एक डायमेंशन से आपको प्रश्नों को वहाँ पर दिया गया था। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उस क्विज को नहीं लगाया तो आज रात्रि में जाकर आप लोग उस क्विज को ज़रूर लगाएं। साथ ही जिन लोगों का पेपर उसके बाद है यानी कि एलएलई वाले, तो वो डेली उस क्विज को पार्टिसिपेट जरूर करें। कुछ पुस्तकों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मेरे भाई याद रखना, अकबरनामा को अबुल फजल के द्वारा, हर्षचरित को बाण भट्ट के द्वारा, सत्यात प्रकाश को दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। यहीं पर मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त के द्वारा। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आपने अभी तक इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो मेरे भाई अपने टेलीग्राम पर जाकर चीज़ों को पढ़ सकते हैं। सत्यमेव का प्रतीक हमने कहाँ से लेते हैं, तो मुंडको उपनिषद से लिया, और ये प्रश्न आपका अभी भी एग्जाम में पूछा गया है। यहीं पर ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। 4 वेद होते हैं, उनके बारे में बार बार नहीं बताना चाहता। जो चीज़ें पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं जो मेन प्रश्नों की ओर जाना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ये जरूर देख के जाना, बुद्धिस्ट काउंसिल से प्रश्न पूछा गया तो इस बार भी आ सकता है। मैं जो मेन प्रश्न के उत्तर जाना चाह रहा हूँ वो प्रश्न मेरा क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री मैं जाना चाह रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री पर। तो आप याद रखना, मॉडर्न हिस्ट्री वैसे स्टार्ट आपकी 1857 से होती है, और आपको पता है सिपाही इम्यूनिटी होती है यहाँ पर, ठीक है। मंगल पांडे के बारे में आपने सुना होगा, और यहाँ पर विभिन्न विभिन्न जगहों के बारे में पूछते हैं कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया, झांसी से किसने किया। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बन चुके हैं और ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। नहीं देखा है जिन्होंने नोट्स पढ़े हैं वो काफ़ी अच्छी बात है। मुझे जो महत्वपूर्ण लगता है गांधीयन एरा लगता है, इसलिए मैं बार बार आपको गांधीयन एरा को रिवाइज कराता हूँ। तो 1915 में आपके महात्मा गांधी जी भारत आते हैं, एम के गांधी बैक
और महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र होते हैं या पॉलिटिकल मेंटर होते हैं उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं और 9 जनवरी के दिन ही हम NRI डे मनाते हैं, ठीक है, NRI डे मनाते हैं, ये भी याद रखना। महात्मा गांधी जी का पहला जो आंदोलन है मेरे भाई 1917 में चंपारण में है। कहाँ पे? चंपारण के अंदर है और उनको राम कुमार शुक्ला बुला के ले जाते हैं। तो चंपारण कहाँ है? बिहार के अंदर है। पहला आंदोलन है महात्मा गांधी जी का, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1918 यहाँ पर याद रखना 3 कटिया जो बीघा थी, यानी कि ये 3 विषय में वो नील की खेती कराने की बात कर रहे थे, 20 विषय में से 3 विषय में, तो 3 कटिया के नाम से भी जाना जाता है। 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह होता है, साथ ही अहमदाबाद मील सत्याग्रह होता है, ठीक है, वहाँ पर मजदूरों के लिए महात्मा गांधी जी फाइट करते हैं। 1919 में आपको पता है जलियांवाला हत्याकांड होता है, इसका अप्रैल में याद रखना मेरे भाई, अप्रैल का टाइम था, बैसाखी के दिन थे, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए तो जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी जिसमें कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई, जो सरकारी डाटा में हमको पता चलता है। साथ ही यहाँ पर 2 कमीशन बनते हैं, इसके बाद हंटर कमीशन इसकी जाँच करता है और महात्मा गांधी जी और आपके गुरु यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी उपाधियों का त्याग कर देते हैं। महात्मा गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि का त्याग करते हैं। गुरु को जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक को लिखा, जिसमें से हम लोगों ने जनगण मन अधिनायक जैसे गान को लिया, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो 1920 में सर कौन सा आंदोलन चला वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला मेरे भाई वो मेजर रोल प्ले करता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बारे में याद रखना। यहाँ पर डू और डाई का नारा लगता है। यहीं पर कुछ बात करें तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में एक होती है, एक 1931 में होती है और एक 1932 में होती है, यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और इन तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। बाकी कांग्रेस इन दूसरे में पार्टिसिपेट करती है, यानी कि 1931 में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट भी होता है। इसके बाद 1932 में आपने देखा होगा गांधी और अम्बेडकर पैक्ट होता है, जिसको हम येदरवाद जेल में होता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब यहीं पर हम कुछ और बातें करें सर तो हमारा जो देश आज़ाद होता है वो 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन खींची जाती है, आपको पता है, जिसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ऐसे हम चाइना और इंडिया के बीच में देखें तो मैकमोहन लाइन है, वहीं पर अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में देखें तो डूरंड लाइन है। ऐसे हमको श्रीलंका से पार्क स्ट्रीट अलग करती है। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और ऑलरेडी जिन्होंने मेरे टेस्ट नहीं दिए तो मेरे भाई काफ़ी नुकसान कर चुके अपना, अभी भी जाकर आप टेलीग्राम से ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपने ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। जितनी चीज़ें समझाई गई अगर आपको समझ आ गई हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो मेरे भाई आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए और इसी प्रकार के आगे सपोर्ट के लिए आपका आभार रहेगा इस टारगेट गुरुकुल के ऊपर। और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।